क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर गीतेंद्र सिंह और बेटा हम पढ़ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी और इस चैप्टर में अभी हमें वो है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। और अभी तक हमने देखा कि लाइट रिएक्शन क्या होती है, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी का मतलब क्या होता है, कैसे एटीपी का जनरेशन होता है ड्यूरिंग दी फोटोसिंथेसिस। हमने ये भी देखा कि लाइट रिएक्शन का पर्पस क्या होता है, एटीपी कैसे बनता है, एनएडीपीएच कैसे बनता है, ऑक्सीजन कैसे निकलती है। एक एक स्टेप को हमने ध्यान से समझा हुआ है। हमने देखा है कि फोटो सिस्टम फर्स्ट क्या होता है, फोटो सिस्टम सेकंड क्या होता है। तो एक काम करते हैं, आगे बढ़ने के पहले आप मुझे कुछ प्रश्नों का उत्तर देंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। देखिए, इतना हम समझ चुके अच्छे से कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बीच में एक कनेक्शन है। कनेक्शन ये है कि डार्क रिएक्शन जो होती है वो लाइट रिएक्शन के उत्पादों पर निर्भर करती है कि इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन के। तो ये लाइट रिएक्शन के उत्पाद क्या होते हैं बेटा, हमें मालूम है एटीपी होता है, एनएडीपीएच होता है और ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है, ठीक है। आपको बताना है व्हाट इज द साइट ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्शन के, ऑक्सीजन प्रोडक्शन का स्थान क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द साइट ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्शन, ऑक्सीजन के उत्पादन का स्थान क्या होता है। ऑप्शन ए है स्ट्रोमा, ऑप्शन बी है ग्रेना, ऑप्शन सी है क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ठीक है। आपको बताना है कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोडक्शन का स्थल क्या है, ऑक्सीजन के उत्पादन का स्थल क्या है। नंबर 1 स्ट्रोमा, नंबर 2 ग्रेना, नंबर 3 है क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, नंबर 4 है नन ऑफ दीज, ठीक है। क्लियर। चलिए फिर अब आपको यह भी बताना दूसरे क्वेश्चन में कि यहां पर मैंने लेवलिंग क्या हुआ है, ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, ठीक है। ए बी सी को पहचानिए, इसमें के दिए गए डायग्राम में ए बी और सी की पहचान कीजिए आप। क्लियर। देखो बेटा, सारे प्रश्नों को बड़ी गंभीरता से लिया करो, ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए है, मैं इनको रिकॉल करने के लिए आपको देता हूं मैं, तो मुझे इसके उत्तर चाहिए। तो ए क्या है बेटा, बी क्या है, सी क्या है। अब आप में से कई लोगों का बोलना है सर आप तो हमारे कमेंट को हार्ट भी नहीं देते हो, लाइक भी नहीं करते हो, पढ़ते भी हो कि नहीं पढ़ते हो। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं, ठीक, लेकिन मैं अच्छा एक बात बताओ, यदि आप मुझसे लाइक चाहते हो, क्या अभी मैंने आज तक कभी आपसे बोला कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा लीजिए, ऐसा कर लीजिए? मैं कभी नहीं बोलता हूं, ठीक। मतलब मुझे इतना पता है कि आपके मैं कमेंट सारे को कि देखिए मैं मतलब मेरा हर सेकंड मैं बिल्कुल इफेक्टिवली इस्तेमाल करता हूं, तो मैं उतनी देर में इतना मैं लाइक करूंगा, हार्ट दबाऊं, मैं एक कमेंट और पढ़ लेता हूं, ठीक है। वक्त वैसे भी कम होता है लेकिन मैं पूरे कमेंट आपके देखता हूं, उसमें कभी कोई गलती होती है तो वहां पर मैं रिस्पॉन्ड भी करता हूं, ठीक है। तो याद ये मत सोचिए कि मैं आप पर नज़र नहीं रखता हूं, मैं आप पे बाकायदा नज़र रखता हूं, लेकिन थोड़ा सा मैं जो है वो इन मामलों में थोड़ा कम एक्सट्रोवर्ट हूं, इसलिए जो है वो आपको ऐसा लगता होगा कि सर जो है वो हमसे बात नहीं कर रहे, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब इतनी सी बात है बेटा कि, और हाँ मैं आपसे बात बोल रहा था कि चैनल सब्सक्राइब करने के ऊपर मैंने जो कमेंट किया, तो मैंने आपसे देखो सिंपल सी बात है कि कई आपने देखा होगा कई देयर आर सो मेनी चैनल जो बोलते हैं सब्सक्राइब कर लो, ऐसा कर लो। मैं इसलिए नहीं कहता हूं कि मुझे मालूम है कि जिसको मेरी जरूरत है, जो मुझसे जुड़ कनेक्टेड है, दे विल ऑब्वियसली वो ऐसा करेंगे, ठीक है। तो वाई टू फोर्स समबडी बोल बोल के, चलिए छोड़िए। तो अभी आप बताइए ए बी और सी ये क्या है ना, आइडेंटिफाई करना, आंसर चाहिए मेरे को। फिर दूसरा आप पहचान के बताएंगे इस इमेज में, एनसीईआरटी का इमेज है कि ये 1 नंबर क्या है और ये 2 नंबर क्या है, ठीक है। दोनों को आप पहचानिए, दोनों फोटो सिस्टम है ये, तो 1 नंबर का क्या नाम क्या है, सेकंड नंबर का नाम क्या है, आप मुझे बतलाएंगे, ठीक है। कौन सा फोटो सिस्टम फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है, ये आपको बतलाना है, ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आज क्वेश्चन की भरमार होगी कि आपको बताना है ये साइट के यहां पर जो है वो बेसिकली दिस रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। आपको बताना है कि यहां पर एक्स क्या है, यहां पर एक्स स्ट्रक्चर क्या है, वाई क्या है और z क्या है, कि x, y और z को पहचानिए। कि मैं बेटा x, y, z इसलिए लिया ताकि मैं आपके आंसर में डिफरेंस कर सकूं। आप आंसर करोगे ना ABC x, y, z 1 और 2 के, तो मुझे मालूम चलना चाहिए कि आपने किस चीज का आंसर किया है ना। ठीक है, चलिए पिछली क्लास में हमने बात किया था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का। हमने देखा था कि कैसे जो है वो एटीपी का प्रोडक्शन होता है, कैसे केमी ऑस्मोटिक थ्योरी काम करती है, प्रोटॉन ग्रेडियंट का क्या सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, और हमने एक एक चीज को बड़े ध्यान से यहां पर समझा था हमने। ठीक है, अब हमने ये भी देखा था कि कैसे एटीपी बनता है। मैंने आपको बताया था इसके लिए केमी ऑस्मोटिक थ्योरी की हम हेल्प लेते हैं, और इस थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट थे पीटर डी मिकेल। इनके बारे में थोड़ा लिख लीजिएगा, पीटर डी मिकेल, और इनको 1978 में इनको नोबेल प्राइज मिला। ही गॉट नोबेल प्राइज इन 1978। इनको 1978 में इनको जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, किसके लिए? फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफर थ्रू द फॉर्मुलेशन ऑफ द केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। कैसे एटीपी केमी ऑस्मोटिक थ्योरी से बनते हैं ये बताया था उन्होंने। इसके लिए इनको 1978 में नोबेल प्राइज दिया गया पीटर डी मिकेल को। क्लियर? ठीक, मैंने आपको बतलाया था कि जो मेम्ब्रेन के आर पार, और मैंने आपको यह भी क्लियर किया था बेटा कि जो केमी ऑस्मोटिक थ्योरी में रिकॉल इसलिए कर रहा हूं कि बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है और दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि जो केमी ऑस्मोटिक थ्योरी है उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो मैंने आपको बताया था बेटा उसका रिक्वायरमेंट होता है देयर इज अ नीड ऑफ ए मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन चाहिए होती है, एक प्रोटॉन पंप चाहिए होता है। ठीक है, फिर प्रोटॉन ग्रेडियंट की रिक्वायरमेंट होती है ना, दो पॉइंट के बीच में अंतर होना चाहिए बेटा, है ना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या चाहिए हमको? एटीपी सिंथेसिस की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने आपसे कहा था कि टग ऑफ वॉर, मेम्ब्रेन जो है वो टग ऑफ वॉर के समान है कि एक तरफ प्रोटॉन अधिक मात्रा में, एक तरफ प्रोटॉन जो है वो कम मात्रा में, लेस प्रोटॉन और हाई प्रोटॉन। ठीक है, तो उससे क्या होता है? दोनों तरफ से फोर्स लगा होता है, नेगेटिव पॉजिटिव को खींच रहा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी ओर खींच रहा होता है। क्लियर? और जो ग्रेडियंट है, जो प्रवणता डिफरेंस है, यही फोर्स को जनरेट करता है। ठीक है, और मैंने कहा ना कि रस्सी को यदि हम तोड़ दें, काट दें, तो दोनों जो है अलग अलग दिशाओं में गिर जाएंगे। मैंने आपसे कहा ना बेटा कि ये इधर गिर जाएंगे और ये इधर गिर जाएंगे यदि आप रस्सी को काट देंगे। इसका मतलब फोर्स इस रस्सी के अंदर इकट्ठा था। ठीक है, ये हमने पिछली बार बात किया था। तो देखिए, when electrons are passed through the electron transport chain और electrochemical gradient और प्रोटॉन ग्रेडियंट ऑफ हाइड्रोजन आयन अक्रॉस द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन इज एस्टैब्लिश्ड। तो मैंने आपको बताया था देयर आर 3 रीजंस। मैंने आपको कहा था कि 3 कारण होते हैं जिसके चलते जो है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के आर पार प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। आप बताएंगे मुझे तीनों कारण के। रीजन नंबर 1 क्या है बेटा, बताइए मुझे। रीजन नंबर 2 क्या है और रीजन नंबर 3 क्या है? ये तीनों रीजन आप मुझे बताएंगे। मैं बार बार रिकॉल नहीं करूंगा इसको, ठीक है? आपको बताना है मुझे कि थैलेकॉइड, देखो बेटा, और मेरी बात को बड़ी गंभीरता से लिया करो और आंसर किया करो। यदि आप मुझे कमेंट में आंसर नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी कॉपी पे आंसर लिखा करो। ठीक है, अपने गुरु की बात मानना चाहिए, कमांडर की बात मानना चाहिए। कमांडोज जो कह रहा हूं फॉलो करो उसको। बताइए मुझे कि थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के आर पार जो है प्रोटॉन ग्रेडियंट बनने के 3 कारण मैंने आपको बताए थे। वो 3 कारण क्या है? रीजन नंबर 1 क्या है, रीजन नंबर 2 क्या है, रीजन नंबर 3 क्या है? आपको बताना है। कुल मिला के पर्पज ये था कि थैलेकॉइड की ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन का अमाउंट अधिक होता है एज कंपेयर टू द स्ट्रोमा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो मैंने क्या कहा था आपसे कि ये दोनों, तो इससे क्या होता है? इससे एक फोर्स, और जो एटीपी सिंथेस होता है ना, इस फोर्स को रिलीज करने का काम करता है। दिस इज द एटीपी सिंथेस। एटीपी सिंथेस जो होता है ये फोर्स को रिलीज करने का काम करता है, और जब एनर्जी रिलीज होती है, इससे फ्री एनर्जी रिलीज होती है, उससे जो है एटीपी को हम प्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक है, याद है ना, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, प्रेशर कुकर का एग्जांपल दिया था, और उसी एग्जांपल से जुड़ा हुआ एग्जांपल जो है वो क्या है? वो है भाप का इंजन। भाई ट्रेन में भी क्या, मैं जो भाप का इंजन होता है, आपने देखा है कभी? पहले के जमाने में जो ट्रेन थी ना, उसमें क्या करते थे कि बड़े बड़े बॉयलर में पानी को उबालते थे। कोयला दिया, पानी उबलेगा, भाप बनेगी, वेपर्स बनेगी, और वेपर का जब प्रेशर इतना अधिक हो जाएगा तो वेपर पिस्टन को धकाएगी और उससे इंजन आगे बढ़ जाएगा। ठीक, तो बिल्कुल वही वाली बात है कि जब 2 पॉइंट के बीच में, मैंने कहा ना, वायुमंडल के अंदर वेपर्स और जो है कंटेनर के अंदर वेपर्स में अंतर होगा। जब अंदर भाप अधिक हो जाएगी तो वो
सिस्टम को जो है वो कार्य करवा देगी, फंक्शन करवा देगी उठ के, चाहे वो प्रेशर कुकर की सीटी हो, चाहे भाप का इंजन हो। क्लियर। और उस पूरी प्रोसेस में जैसे कुकर की सीटी की बात करें, हम यहां पर रेलवे के में ट्रेन में हम जो है वो भाप से चलने वाले पिस्टन की बात करें, तो वैसे ही बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जो एटीपी सिंथेस है ये प्रोटॉन ग्रेडियंट को डिफ्यूज करने का काम करता है। जब मेम्ब्रेन के आर पार एक लेवल से अधिक प्रोटॉन का अंतर आ जाता है, जब प्रोटॉन ग्रेडियंट मेम्ब्रेन के आर पार एक लेवल से अधिक हो जाता है, तो उस अंतर को डिफ्यूज करने का काम कौन करता है? वो काम करता है एटीपी सिंथेस, वो काम करता है। क्लियर? वो काम कौन करता है? एटीपी सिंथेस वो काम करता है। तो ये क्या करता है बेटा? ये प्रोटॉन को रिलीज करता है फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड टू द स्ट्रोमा, है ना? क्लियर? रिलीज करता है, और जब वो रिलीज होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रेशर में होते हैं, तो वो रिलीज होते हैं, जब तो उससे एनर्जी निकलती है, फ्री एनर्जी मुक्त होती है। तो मैंने कहा जब देखो बेटा, अब जब भी कभी हम बोलते हैं ना कि जब एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के आर पार मैंने कहा एक तरफ जो है वो हाई प्रोटॉन है, एक तरफ जो है वो लो प्रोटॉन ग्रेडियंट है, तो आर पार जो है वो एक प्रकार से डिफरेंस क्रिएट हो गया। और डिफरेंस क्रिएट होने से हमने क्या बोला कि एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बन गया है, और इस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को हमने प्रोटोनोमोटिव फोर्स कहा था, पीएमएफ कहा था, इसको हमने प्रोटोनोमोटिव फोर्स कहा था। पोटेंशियल का मतलब होता है द एबिलिटी टू परफॉर्म ए वर्क, और यही वर्क में कन्वर्ट होता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो देखिए हमने कहा था कि इसमें CF0 और CF1 दो भाग होते हैं, जिसको हम शॉर्ट में F1 और F0 पार्ट कहते हैं। F0 पार्ट मेम्ब्रेन में धंसा होता है, F1 पार्ट बाहर की ओर उभरा होता है। F0 पार्ट जो होता है वो प्रोटॉन के मूवमेंट के लिए टनल प्रोवाइड करता है, जिससे प्रोटॉन बाहर निकल पाते हैं। ठीक है, क्लियर? देखिए ये देखिए आप पे मेम्ब्रेन में धंसा हुआ F0 पार्ट दिखाई पड़ रहा है आपको, और उभरा हुआ आपको जो है वो F1 पार्ट यहां पर दिखाई दे रहा है। क्लियर? ठीक है, चलिए अब यहां पर जो है, अब हमने पिछली क्लास में ये समझ चुके थे कि कैसे कैमी ऑस्मोटिक थ्योरी काम करती है, और मैंने आपको एक एक स्टेप बड़े ध्यान से बतलाया था। तो बेटा भूलना कुछ नहीं है। देखो फिजियोलॉजी में आप बोलोगे सर हर बार लेक्चर के पहले 10 मिनट तो आप रिकॉल करवाते हो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप याद रखें, भूले कुछ भी नहीं आप, है ना? नहीं तो मेरे लिए तो बेनिफिशियल ये कि मैं 10 मिनट और आगे निकाल दूं, कोर्स को जल्दी जल्दी पूरा कर दूं। पर मेरे लिए बेटा सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये कि आपको जो पढ़ा रहा हूं मैं वो आपके ब्रेन में रहना चाहिए, रिटेंशन इज इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर? चलिए अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करते हैं, वेयर आर द एटीपी एंड एनएडीपीएच यूज्ड। हम तो जानते हैं, हमें तो मालूम है, शुरू से हमने कहा कि जो एटीपी है ये बेसिकली क्या, ये बेसिकली है केमिकल एनर्जी। बेसिकली क्या है? ये है केमिकल एनर्जी है के। और जो एनएडीपीएच है वो बेसिकली क्या है? वो बेसिकली है रिड्यूसिंग पावर। दोनों का इस्तेमाल हम जो है वो CO2 को रिड्यूस करने में करते हैं, और दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेटरी पावर ऑफ सेल बोलते हैं, एसिमिलेटरी पावर ऑफ सेल कहते हैं दोनों को एक साथ। हम याद रखना है, टर्म पूछा गया एग्जाम में। प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन आर एटीपी, एनएडीपीएच एंड ऑक्सीजन। ठीक है, of this oxygen diffuses out of the chloroplast, while ATP and NADPH are used to drive the process leading to the synthesis of the food। के जो ऑक्सीजन है वो तो बाई प्रोडक्ट यानी सह उत्पाद के रूप में, बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है, और जो ATP NADPH होते हैं ये फूड बनाने की प्रोसेस में भाग लेते हैं, मोर एक्यूरेटली शुगर बनाने में भाग लेते हैं। दिस इज ए बायोसिंथेटिक फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस। याद रखना, जब आप एटीपी और एनएडीपीएच का इस्तेमाल करते हैं, CO2 को रिड्यूस करते हैं, शुगर में कन्वर्ट करते हैं, एंड दिस इज द बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है मैंने देखा, एक एमसीक्यू में पूछा गया, और ये क्वेश्चन मैंने आपको जो है वो डीपीपी के अंदर भी प्रोवाइड किया। एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल इज व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस? क्लोरोफिल का जो एक्साइटेशन है वो किस तरह की प्रक्रिया है? ऑप्शन ए दे रखा है फोटोकेमिकल प्रोसेस। झट से हम ऑप्शन ए का आंसर मार के जाएंगे एग्जाम में, झट से लगा देंगे हम ऑप्शन ए को कि यही सही है, सर ने बताया था, पर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बी आपने नहीं सुना। ऑप्शन बी है फोटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ऑप्शन सी है केमिकल प्रोसेस, ऑप्शन डी है बायोसिंथेटिक प्रोसेस। याद रखना, एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल का मतलब क्या है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एनर्जी को लेता है और अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर इजेक्ट करता है, वो बाहर निकालता है, ठीक है, और उसी इलेक्ट्रॉन से फिर आगे पूरा कार्यक्रम होता है, पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर बाहर निकला तो क्या है? फोटोन की एनर्जी को लिया फोटो, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला ऑक्सीडेशन।
ये बात अलग है कि फोटो ऑक्सीडेशन की स्टेट लंबे समय तक मेंटेन नहीं रहती है, वाटर अगला इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देता है, लेकिन ये हर बार जब भी इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल से बाहर निकलेगा फोटो ऑक्सीडेशन होगा। दैट इज द मोर करेक्ट आंसर। अब आप बोलोगे फोटोकेमिकल आंसर क्यों नहीं? अरे भैया कई बार ऑप्शन एग्जाम में हमको मोर करेक्ट आंसर चुनना होता है दिए गए ऑप्शन में से। यदि फोटो ऑक्सीडेशन वहां ऑप्शन में ना होता तो आप फोटोकेमिकल आंसर लगा देते। समझा रहा हूं मैं कि एग्जाम में कैसे कंफ्यूज होते हैं हम, तो इसलिए बेटा बिल्कुल अटेंटिव रहिए, अलर्ट रहिए, ठीक है। चलिए, तो अभी मैंने आपको बताया कि एटीपी और एनएडीपीएच का उपयोग करते हैं, CO2 को रिड्यूस करते हैं, शुगर को बनाते हैं ठीक है, और इसको बायोसिंथेटिक फेज मानते हैं हम, ठीक है। दिस प्रोसेस डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ दिस लाइट, के याद रखिए जो फोटोसिंथेसिस का जो बायोसिंथेटिक प्रोसेस है या जो डार्क रिएक्शन है उसको सीधे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, बट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन। लेकिन उसको लगातार NADPH चाहिए तब तो वो CO2 को रिड्यूस कर पाएगा, लगातार उसको ATP चाहिए ताकि प्रोसेस को वो आगे रन कर सके। एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, शुगर को बनाना भी एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो उसके लिए भी जो है क्या चाहिए, उसके लिए भी ATP चाहिए। तो कुल मिलाकर बात ये है कि लाइट रिएक्शन जो है उसके उत्पादों पर, उसके प्रोडक्ट पर डार्क रिएक्शन जो है वो डिपेंडेंट है, भले ही सीधा लाइट नहीं लगता है। इसका मतलब क्या अंधेरे में डार्क रिएक्शन होगा? नहीं होगा, क्योंकि अंधेरे में लाइट रिएक्शन नहीं होगा तो एटीपी NADPH नहीं मिलेंगे, तो डार्क रिएक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। इमीडिएटली आफ्टर लाइट बिकम्स देखिए अब साफ साफ लिखा के, जैसे ही लाइट की अवेलेबिलिटी खत्म होती है, इमीडिएटली आफ्टर लाइट बिकम्स अनअवेलेबल, द बायोसिंथेटिक प्रोसेस कंटिन्यूस फॉर सम टाइम, कुछ समय तक बायोसिंथेटिक प्रोसेस कंटिन्यू रहता है और उसके बाद रुक जाता है, क्योंकि जब तक रुका रहेगा जब तक कि लाइट उसको और ना मिल जाए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर जैसे ही लाइट बंद किया उसके बाद प्रोसेस जो लाइट रिएक्शन तो तुरंत रुक गया। मेरी बात सुनिए ध्यान से कि जैसे ही आपने लाइट को, प्रकाश के स्रोत को बंद किया, लाइट रिएक्शन इमीडिएटली रुक जाएगा, लेकिन डार्क रिएक्शन को रुकने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि लाइट रिएक्शन ने ऑलरेडी जो है वो एटीपी NADPH बनाकर रखे होंगे, उसका इस्तेमाल पहले हो जाएगा। जब वो खत्म हो जाएंगे डार्क रिएक्शन रुक जाएगा, क्योंकि डार्क रिएक्शन स्लो चलता है, लाइट रिएक्शन फास्ट होता है, क्लियर। तो अधिक प्रोडक्ट वो बना चुका होता है, तो जब डार्क में होता है, अंधेरा होता है, तो उस समय डार्क रिएक्शन कुछ समय तक चलता है और जैसे ही एटीपी NADPH कंज्यूम होते हैं रुक जाता है प्रोसेस, ठीक है। लेट अस नाउ सी हाउ एटीपी एंड NADPH आर यूज्ड इन दी बायोसिंथेटिक फेज, कैसे इनका इस्तेमाल करते हैं। देखो सिंपल सी बात है कि वी सॉ अर्लियर CO2 इज कंबाइंड विद वाटर टू प्रोड्यूस दी शुगर मॉलिक्यूल, के इट वॉज ऑफ इंटरेस्ट टू साइंटिस्ट टू फाइंड आउट हाउ दिस रिएक्शन प्रोसीड। वैज्ञानिकों ने बड़ा कोशिश किया जानने का कि कैसे जो है वो CO2 रिड्यूस होता है और कैसे शुगर बनता है, ठीक है। अब यहां पर एक बड़ा अच्छी बात आई सामने के, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, दूसरे विश्व युद्ध में सबसे बड़ी चीज जो सामने निकल के आई वो था न्यूक्लियर पावर। हालांकि जो है अमेरिका ने, यूएसए ने जो जापान में हिरोशिमा नागासाकी पर जो एटम बम का प्रयोग किया, वो किसी भी तरीके से उसको हम जस्टिफाई नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वो कंडीशन, वो वक्त ऐसा था कि वर्ल्ड वॉर में सब कंट्री एक दूसरे की दुश्मन बनी हुई थी, एक दूसरे पर हमला कर रहे थे, और अमेरिका उस वॉर से अलग था। अमेरिका न्यूक्लियर रिसर्च में लगा हुआ था और अमेरिका ने यह भी कहा था कि ये जो वॉर है ये यूरोप और एशिया का है, इसमें अमेरिकन कॉन्टिनेंट का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जापान और जर्मनी किसी के सुनने वाले लोगों में से थे नहीं। इन लोगों ने लगातार अमेरिका पर भी हमला किया, सब पर हमला किया, और फाइनली अमेरिका ने जो है 2 एटम बम जो है, एक हिरोशिमा पे गिराया, एक नागासाकी पे गिराया, और उसके बाद मालूम चला कि शहर कहां गया किसी को नहीं मालूम। बम का इंपैक्ट इतना तगड़ा था कि वो पूरी दुनिया एकदम अचंभे में आ गई कि ये क्या है, ये चीज क्या थी कि पूरा शहर ही गायब हो गया, और उसके कई सालों तक भी वहां पर उसके रेडियोएक्टिविटी के अवशेष रहे वहां पे। आज भी जापान भुगत रहा है उन चीजों को। तो न्यूक्लियर पावर की खोज जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय की सबसे बड़ी खोज थी, लेकिन क्या ये हमेशा डिस्ट्रक्टिव है? याद रखिए ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कोई चीज क्रिएटिव है कि डिस्ट्रक्टिव है। अमेरिका ने उसका वॉर में इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में कई सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियर पावर का, रेडियो आइसोटोप का सही इस्तेमाल किया, और उनमें से एक थे मेल्विन कैल्विन। मेल्विन कैल्विन ने कहा कि यार देखो, जो रेडियोएक्टिविटी है ये एक प्रकार का मार्कर है कि कोई एटम कहां जाता है, इसको हम पता लगा सकते हैं और इसको हम ट्रेस कर सकते हैं, इसलिए इसको हम ट्रेसर एलिमेंट भी कहते हैं। जो रेडियोएक्टिव केमिकल जिनका उपयोग हम बायोसिंथेटिक पाथवे का पता लगाने में करते हैं कि ये किसमें कन्वर्ट हुआ, कहां तक मूव किया, उसे हम ट्रेसर एलिमेंट कहते हैं। अरे ये वैसी वाली बात हो गई कि मैंने आप में एक ट्रांसमीटर लगा दिया,
मैंने कहा कि इस कमांडो में एक ट्रांसमीटर लगा दिया। अब ये कमांडो जाता कहां है? इस कमांडो से कहा गया था कि तुम अपने स्कूल जाओ और स्कूल से घर आके पढ़ाई करना, लेकिन ये कमांडो क्या करता है, ये ट्रांसमीटर लगाया। मुझे मालूम चला सबसे पहले तो ये गया पूरा शहर घूम के आया, फिर ये नदी के किनारे घूम के आया, फिर ये दोस्तों के घर बैठ के आया, फिर ये पार्क में गया, ठीक है, फिर ये मेले में गया, ना स्कूल गया ना घर टाइम पे लौट के आया। मैंने पूछा क्या शाम को क्या किया तुमने? अरे सर मैं तो अपने घर में था, फिर स्कूल गया, स्कूल से घर आ गया। मैंने कहा बेटा हमने देखा तुम्हारा, तुमने यहां से निकले, तुम यहां गए, इधर इस मोहल्ले में गए, उस मोहल्ले में गए, कैसे मालूम? देखो ट्रांसमीटर लगाए, सब बता रहा है हमको। अच्छा ट्रांसमीटर लगाया था मेरे को आपने? नॉट फेयर सर। पता लगा लिया। आपको पता है आपका एक एक मूवमेंट जो है वो पकड़ा जा सकता है, मालूम चल सकता है। कैसे? आप जो मोबाइल फोन रखते हैं उसमें जो सिम होता है ना, उस सिम को ट्रैक करने से आप कहां कहां मूव किए, कहां कहां गए, ये सब पता चल जाता है उससे। हम सब एक ट्रांसमीटर लेके घूम रहे होते हैं। अब रही बात कि ऐसा ही यदि हम ट्रांसमीटर CO2, जैसे CO2 फिक्स हुआ, CO2 शुगर बना, तो ये कार्बन कैसे शुगर में कन्वर्ट हुआ? तो कुछ मत करो, CO2 में एक ट्रांसमीटर फिट कर दो और वो ट्रांसमीटर होगा रेडियो आइसोटोप। कार्बन का रेडियो आइसोटोप होता है C14, कार्बन 14। तो मेल्विन केल्विन ने क्या किया, कार्बन 14 C14 वाले CO2 का प्रयोग किया। ऐसा CO2 प्रयोग किया जिसमें कि कार्बन 14 प्रेजेंट था, रेडियो आइसोटोप प्रेजेंट था। ये कहां कहां जाएगा इसको हम ट्रैक कर सकते हैं, इसको हम, और ट्रैक करके उन्होंने पाथ का पता लगा लिया। और मेल्विन केल्विन की ये खोज एक बड़ी खोज थी कि हम पता लगा पाए कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से मॉलिक्यूल शुगर बनने के दौरान बनते हैं। CO2 से जब शुगर बनता है तो कई सारी डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल बीच में बनते हैं और फाइनली वो शुगर में कन्वर्ट कैसे होता है। देखिए अब एनसीईआरटी क्या लिखता है, जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड among the several efforts to put radioisotope to beneficial use के, देखिए है ना, the work of Melvin Kelvin is exemplary के, यानी मेल्विन केल्विन ने एक महान कार्य किया। इसके बाद में रेडियोइसोटोप का बेहतर इस्तेमाल किया इन्होंने के। ठीक, देखिए हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो CO2 का हम रॉ मेटल के रूप में यूज करते हैं, वो CO2 कैसे यूज होता है ये पता लगाने। तो इसके लिए क्या किया हमने, कार्बन 14 वाले CO2 का हमने यहां पर प्रयोग किया। ठीक है, क्लियर? ठीक, तो कैसे जा बनेगा, कैसे केल्विन साइकिल, और देखो इसको हम केल्विन साइकिल को बोलते हैं, डार्क रिएक्शन को हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं क्योंकि मेल्विन केल्विन ने इसके बारे में हमको बतलाया था। ठीक है, क्लियर? तो अभी हम बात कर रहे हैं कि केल्विन साइकिल जो CO2 है वो फिक्स कैसे होता है, इसको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। और ये हैं मेल्विन केल्विन के, ही अर्नड the 1961 Nobel Prize in Chemistry, did research on the carbon dioxide assimilation in plant, कि पौधों में CO2 कैसे इस्तेमाल होती है, कैसे शुगर में फिक्स होती है, इसके बारे में मेल्विन केल्विन ने बतलाया था। और इसके लिए इनको 1961 में नोबेल प्राइज मिला। और ये सब चीजें याद रखनी है, आपको याद रखना। ठीक है, क्लियर? The use of radioactive C14 by him in algal photosynthesis, और इन्होंने जिस एल्गी का प्रयोग किया अपने एक्सपेरिमेंट में वो थी क्लोरेला एल्गी। क्लोरेला is a unicelled नॉन मोटाइल, ये भी एग्जाम में पूछते हैं, ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो इन्होंने क्लोरेला एल्गी पर अपने प्रयोग किए। ठीक है, जो कि एक कोशिका वाली यूनिसेल्ड नॉन मोटाइल ग्रीन एल्गी होती है। कार्बन 14 वाले CO2 का उन्होंने इस्तेमाल किया और इन्होंने बताया कि स्टडी लेट डिस्कवरी दैट द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट वाज 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड के। अब बड़े आश्चर्य की बात यह कि इन्होंने क्या पता लगा, इन्होंने कहा कि जो पहला है, जो फर्स्ट है, जब भी कभी CO2 को फिक्स करते हैं तो सबसे पहला उत्पाद जो बनता है वो 3 कार्बन वाला ऑर्गेनिक एसिड होता है और उसे बोलते हैं फास्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? फास्फोग्लिसरिक, इट इज द 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड के शॉर्ट में PGA बोलते हैं इसको, ये बनता है। ठीक है, अब फिर इन्होंने पता लगाया कि ये 3 कार्बन वाला ऑर्गेनिक एसिड जो बना है, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बना है, ये अलग अलग फॉर्म में कैसे कन्वर्ट, कैसे फास्फोग्लिसराइड में कन्वर्ट होता है, कैसे इरिथ्रोज फॉस्फोफॉस्फेट जाइलोज में कन्वर्ट होता है, और फाइनली शुगर कैसे बनता है। ठीक, तो ही आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू वर्किंग आउट द कंप्लीट बायोसिंथेटिक पाथवे, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं केल्विन साइकिल कहते हैं। तो इन्होंने ये पूरा पता लगा लिया कि कैसे CO2 जो है वो सबसे पहले एक 3 कार्बन वाले फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वो अलग अलग फेज में कन्वर्ट होता है और फाइनली शुगर कैसे बनती है, पूरा पाथवे इन्होंने बताया। इसलिए हम जो डार्क रिएक्शन है उसको हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? केल्विन साइकिल भी कहते हैं हम। ठीक है, क्लियर?
अब इनकी बात से एक बात समझूंगा ही, इन्होंने जो बताया उससे हमको ऐसा लगा कि एक CO2 को रिसीव करने, एक तो हो गया CO2 जिसका यूज कर रहे हैं, तो इसको रिसीव करने वाला कोई ना कोई जो है वो क्या होगा, कोई ना कोई ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो इसको रिसीव करेगा, ठीक है। जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होगा जो इसको रिसीव करेगा, जो CO2 को रिसीव करेगा वो क्या होगा, वो होगा एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होगा। तो आपके दिमाग में सिंपल सी बात ये आएगी कि जाहिर सी बात है यदि पहला प्रोडक्ट, यदि पहला उत्पाद जो है वो 3 कार्बन वाला बन रहा है तो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जो है वो 2 कार्बन वाला होना चाहिए, ये दिमाग में आएगा। लेकिन ये गलत है, जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है वो 5 कार्बन वाला होता है। देखते हैं आगे हम के साइंटिस्ट also try to know whether all plants have phosphoglyceric acid as the first product of the CO2 fixation or whether any other product was formed in other plant के। अब दुनिया भर के कई सारे वैज्ञानिकों ने जो है मेल्विन केल्विन की खोज पे काम करना शुरू किया और उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की क्या सभी पौधों में जो पहला उत्पाद है, फर्स्ट प्रोडक्ट है, क्या फास्फोग्लिसरिक एसिड ही होता है। तो वैसे में जो है वो कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैच एंड स्लैक साइंटिस्ट थे, हैच एंड स्लैक, ठीक है, कॉर्डसैक, इन्होंने क्या पता लगाया, हैच एंड स्लैक हुए, कॉर्डसैक, इन्होंने कहा कि कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनमें पहला उत्पाद, फर्स्ट केमिकल जो बनता है वो बनता है 4 कार्बन वाला एसिड बनता है, ऑक्सलो एसिटिक एसिड बनता है। इन्होंने ये भी बतलाया कि ऑक्सलो एसिटिक एसिड बनता है। तो कुल और लेकिन इन्होंने एक बात और भी कही कि मोस्ट ऑफ द प्लांट में पहला उत्पाद जो है वो 3 कार्बन वाला फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो ट्रॉपिकल क्षेत्रों में देखने मिलते हैं, वहां पर पहला उत्पाद जो है वो 4 कार्बन वाला एसिड मिलता है जिसको ऑक्सलो एसिटिक एसिड का। इसका मतलब ये कुछ अल्टरनेट पाथवे भी CO2 फिक्स करने वाले होते हैं, ये भी एक सामने जानकारी आई। Experiments conducted over a wide range of plant led to the discovery of another group of plant, दूसरे ग्रुप प्लांट के ग्रुप का जानकारी मिली, where the first sterile product is of CO2 fission was again an organic acid but one which the 4 carbon atom is in it के, और ये एसिड था ऑक्सलो एसिटिक एसिड और O8 के। इसका मतलब दो तरह, एंड मेजोरिटी, हमने कहा कि मेजोरिटी ऑफ प्लांट जो है वो ऐसे मिले जिनमें कि 3 कार्बन वाला एसिड मिला, ठीक है। सम प्लांट, कुछ प्लांट ऐसे मिले जिनमें 4 कार्बन वाला ऑर्गेनिक एसिड देखने मिला, ठीक है। और ये 3 कार्बन वाला जो एसिड था वो था फास्फोग्लिसरिक एसिड था, 4 कार्बन वाला जो एसिड था वो ऑक्सलो एसिटिक एसिड था। इसका मतलब दो तरह के प्लांट हो गए, एक तो C3 प्लांट हो गए और दूसरे C4 प्लांट हो गए। C3 प्लांट वर्ड का मतलब क्या है बेटा, याद रखना। C4 प्लांट वर्ड का मतलब क्या है ये भी याद रखना आपके। C3 प्लांट का मतलब ऐसे प्लांट जिनमें कि CO2 फिक्सेशन के दौरान पहला बनने वाला एसिड जो है वो 3 कार्बन वाला एसिड होता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है, वो C3 प्लांट है। और ऐसे प्लांट जिनमें कि पहला बनने वाला ऑर्गेनिक एसिड जो CO2 फिक्सेशन के दौरान सबसे पहले बनता है वो 4 कार्बन वाला होता है, उन्हें C4 प्लांट बोलेंगे। और एसिड का नाम क्या, ऑक्सलो एसिटिक एसिड है। क्लियर। तो C3 और C4 प्लांट का फंडा क्या है, एकदम बेटा समझ में आया कि CO2 फिक्सेशन के दौरान अधिकांश पौधों में जो पहला ऑर्गेनिक एसिड बनता है वो 3 कार्बन वाला होता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड, तो उन्हें C3 प्लांट कहते हैं। और जिनमें 4 कार्बन वाला ऑक्सलो एसिटिक एसिड बनता है उन्हें हम C4 प्लांट कहते हैं। क्लियर। Since then CO2 assimilation during photosynthesis was said to be 2-man टाइप, 2 मुख्य तरह का होता है, जिसमें कि पहला उत्पाद जो है वो 3 कार्बन वाला एसिड बनता है, उन्हें C3 पाथवे बोलेंगे उसको, जिसमें 4 कार्बन वाला बनता है उसे C4 पाथवे बोलेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि एक होता है C3 पाथवे जो आपको C3 प्लांट में देखने मिलेगा, एक होता है C4 पाथवे जो आपको C4 प्लांट के अंदर आपको देखने मिलेगा। क्लियर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि CO2 को रिसीव कौन करता है, क्योंकि अभी तक हमने कहा ना कि यदि पहला देखो एक बात क्लियर है कि हमारे दिमाग में एक डाउट आया कि पहला यदि एसिड बनने वाला 3 कार्बन का है तो जो CO2 एक्सेप्टर है वो 2 कार्बन वाला कंपाउंड होना चाहिए, लेकिन मालूम चला कि वो 2 कार्बन वाला कंपाउंड नहीं है बल्कि वो 5 कार्बन वाला कंपाउंड है। द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जो CO2 को रिसीव करता है वो 5 कार्बन वाला कीटो शुगर है, ये वर्ड भी याद रखना है। 2 तरह की शुगर होती है, एल्डोलेस और कीटोस, जिनमें कि टर्मिनल एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो एल्डोलेस कहलाती है, जिनमें इंटरनल कीटोन ग्रुप होता है उन्हें कीटोस कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के तो इसमें 5 कार्बन वाली कीटो शुगर होती है, इसका नाम है रिबुलोज बाइफॉस्फेट
ठीक है। रिबुलोज पूरा नाम इसका होता है रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, ठीक है। दो जगह पे फॉस्फेट्स में जुड़ा होता है, फर्स्ट एंड फिफ्थ पोजीशन पे, इसलिए रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट आरयूबीपी के क्या होता है। देखिए सिंपल सी बात है, जो आरयूबीपी है वो 5 कार्बन शुगर है, ठीक है। और जो CO2 है वो 1 कार्बन वाला होता है, एक कार्बन उसमें होता है, ठीक है। दोनों जब मिलेंगे तो जाहिर सी बात है एक 6 कार्बन का कंपाउंड बनेगा। तो फिर हमने इसको C6 साइकिल क्यों नहीं बोला, फिर इसको हमने C6 साइकिल क्यों नहीं बोला? तो याद है 6 कार्बन का एक 6 कार्बन वाला कंपाउंड बनना चाहिए के। तो यहां पर क्या होता है बेटा, बिल्कुल से आपका सोचना सही है, यहां पे 6 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है, इसको बोलते हैं हम इनेडियोल, जिसको हम बोलते हैं इनेडियोल कहते हैं। और लेकिन ये होता है अनस्टेबल, ये होता है अनस्टेबल, ये कंपाउंड अनस्टेबल होता है। और याद रखना बेटा, कभी भी अनस्टेबल कंपाउंड को बनने के साथ ही टूट जाता है। अनस्टेबल कंपाउंड को हम साइकिल का हिस्सा नहीं मानते जनरली। तो क्या बनता है, जैसे बना इसको हमने इनेडियल कहा, बनने के साथ ही वो दो हिस्सों में टूट गया, और दो मॉलिक्यूल बन गए फास्फोग्लिसिक एसिड के, दो मॉलिक्यूल बन गए यहाँ पे के, यानी फास्फोग्लिसिक एसिड के दो मॉलिक्यूल बन गए यहाँ पे, और दोनों में क्या है 3-3 कार्बन इनमें, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, जो CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, वो है रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट 5 कार्बन शुगर वाला मॉलिक्यूल है। इसमें एक CO2 आके जुड़ा तो 6 कार्बन वाला इनेडियल बना, जो अनस्टेबल कंपाउंड था। और अनस्टेबल कंपाउंड को हम जो है साइकिल में शामिल नहीं करते हैं, तो क्या हुआ, बनने के साथ ये दो हिस्सों में टूट गया, दो फास्फोग्लिसराइड एसिड के मॉलिक्यूल इसने बनाए, तो इसलिए इसको हमने C3 साइकिल बोला, C6 साइकिल नहीं बोला इसको हमने, ठीक है। क्लियर? द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इज एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ए 5 कार्बन कीटो शुगर रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, इंपॉर्टेंट है, याद रखना बेटा, ठीक है। ठीक, देखो ये होता है रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट के, ये CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, 5 कार्बन वाली शुगर होती है। क्लियर? ठीक, और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ने देखो लिखा ना, फर्स्ट स्टेबल, जो इनेडियल था वो अनस्टेबल था, और अनस्टेबल प्रोडक्ट को साइकिल में शामिल नहीं करते हैं। तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बना, फास्फोग्लिसराइड 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, किसको हम 3 फास्फोग्लिसराइड भी कहते हैं, ये बना, ठीक है ना। लेट अस at the outside understand very clearly that the Calvin pathway occurs in all photosynthetic plant। अब देखो एक बात क्लियर करना दिमाग में के, कैल्विन पाथवे जो होता है वो सभी फोटोसिंथेटिक पौधों में हमको देखने मिलती है। अब आप बोलोगे सर C4 प्लांट का क्या, अभी आपने कहा था थोड़ी देर पहले कि C4 प्लांट होते हैं। देखो बेटा, Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye. Continue your lecture. C4 प्लांट एक तरह का एडॉप्टेशन होते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट के लिए, ठीक है। C4 प्लांट में जो पहला कंपाउंड बनता है वो 4 कार्बन कंपाउंड बनता है, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, और फाइनली वो अंदर जाके C4 प्लांट की एनाटॉमी इस तरह की होती है, जब हम C4 पाथवे पढ़ेंगे तब बात करेंगे। इतना याद रखना आपकी C4 प्लांट की एनाटॉमी इस तरह की होती है कि वो CO2 को एक्सक्लूसिवली CO2 को अंदर लेने के लिए C4 पाथवे को इवॉल्व किया जाता है पौधों के अंदर, और ऐसा ट्रॉपिकल एरिया में होता है जहां पर CO2 थोड़ी सी कम मात्रा में होती है, क्योंकि वहां पर प्लांट हाई डेंसिटी में होते हैं। सुनिए ध्यान से, क्या होता है बेटा कि C3 प्लांट में तो हमको पता है कि कैल्विन साइकिल होता है, C4 पौधों में भी फाइनल CO2 का फिक्सेशन, यानी CO2 का जो फाइनल फिक्सेशन है वो कैल्विन साइकिल की हेल्प से ही होता है, और जो इनिशियल एडिशनल जो पाथवे होती है वो CO2 को एक्सक्लूसिवली अंदर पहुंचाने के लिए होती है। अरे देखो सिंपल सी बात है, अब कंफ्यूज मत हो, ऐसे बता रहा हूं मैं कि ये मेरा घर है, ठीक है ना, इस घर में मैं रहता हूं अंदर, इस घर में मैं अंदर रहता हूं, ठीक है। जिसको मुझसे मिलना होता है वो घर में डायरेक्ट अंदर आता है ना, ठीक है। कई बार क्या होता है, कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम, अब सुनो एक छोटी सी कहानी सुन लो यहाँ पे के, मेरे घर में जिसको मुझसे मिलना होता है मेरे घर में आ जाता है उठ के, तो कई सम टाइम हम देखते हैं, अब मैं एक चीज से मैं परेशान हूं, कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उपयोगी लोग होते हैं, ठीक है, मतलब सिग्निफिकेंट लोग होते हैं, काम के लोग, हम बोलेंगे काम के लोग होते हैं, कई बार काम के लोग होते हैं। जब काम के लोग मुझसे मिलने आए, ठीक है,
अच्छी बात है, ठीक, अच्छी बात है, मेरा काम हुआ, उनका भी काम हुआ, मेरा समय खराब नहीं हुआ। कभी कभी क्या होता है, बेकाम के लोग मिलने आते हैं, कोई मतलब नहीं है, बेकाम के लोग गप मारने के लिए, भाई अब अपने मोदी जी ने ये कर दिया, राहुल गांधी ने ये कर दिया, अरे भैया मेरे को क्या करना, मैं काम करने दे अपना भाई, ठीक है, आगे, है ना। आप देखो ये लोगों पॉलिटिकली मौसम की इसकी गप के, तो ये आ गए मिलने। अब ये चूंकि जानने पहचान वाले थे, इनको मना भी नहीं कर सकते, दोनों से मुझे मिलना पड़ता है। एक पब्लिक, मतलब मैं एक मान लीजिए पब्लिक फिगर हूं, तो मेरे को सबसे मिलना पड़ेगा। तो बगैर काम के लोग मेरा टाइम खराब कर रहे होते हैं और काम के लोग मेरा टाइम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि मैं इस बात से बड़ा परेशान हूं, इस बात से मैं बड़ा परेशान हूं कि ये जो बेकाम के लोग हैं ना, यदि ये मुझसे कम, मेरा वक्त कम खराब करें तो मैं अधिक काम कर पाऊंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक चौकीदार का व्यवस्था कर दी, मैंने एक बाहर, एक अपने घर के बाहर एक कमरा और बना दिया, ठीक है। यहां पर मैंने बिठा दिया वॉचमैन को, ठीक है। ये वॉचमैन क्या करता है, क्या काम है, पर्ची है क्या, अपॉइंटमेंट कहां है। अब प्रॉब्लम हो गई। अब ये बेकाम के लोग यहां पहुंचते हैं, मना नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकते, तुम्हारे पास कोई क्या काम है, पर्ची है क्या, अपॉइंटमेंट है क्या, नहीं, नहीं मिल पा रहे। काम के लोग, हाँ साहब आप अंदर जा सकते हैं, अंदर चले गए, ठीक है। क्या हुआ, वॉचमैन ने मेरा एक काम किया, वॉचमैन, अब सबसे पहले, अरे अब ये बेकाम के लोगों से पूछा मैंने, मिल के आ गए तुम, मिले थे, आपने पूछा, मान लो कि मिलने गए थे कितने से, क्या हुआ, अरे वो थोड़ी ना मिले, वो तो चौकीदार मिला था वहां पे, वॉचमैन से बात हुआ था, मना कर रहा था वो तो, अच्छा। तो सबसे पहले आपका इंटरेक्शन किससे हुआ, वॉचमैन से हुआ इस वाले केस में। यहां में पहले वाले केस में सीधा मुझसे मिल रहे थे। द सेम थिंग हैपेंस, कभी कभी क्या होता है बेटा कि CO2 के साथ साथ में ऑक्सीजन भी जो है वो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल से जुड़ जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, हम आगे बात करेंगे। और जब भी ऑक्सीजन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जुड़ेगा तो शुगर नहीं बन पाएगा, प्रॉब्लम है फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि उस ऑक्सीजन को, और ऐसा जनरली ट्रॉपिकल एरिया में होता है, ऐसा जनरली ट्रॉपिकल क्षेत्रों में होता है, तो वहां पर उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए पौधों ने एक एडॉप्टेशन डेवलप किया, उन्होंने C4 साइकिल को अडॉप्ट किया, एक वॉचमैन को बिठा दिया आगे। अब इतना दिमाग में रखना, और जब हम आगे बात करेंगे इसके बारे में तो ये वॉचमैन वाली कहानी को रिकॉल कर लेना, आगे मैं समझाऊंगा। अभी मैं इतना कह दूं आपसे कि काम तो दोनों कंडीशन मेरे को ही करना है, समझ गए ना। पहले वाले जब मैं चौकीदार नहीं था तब भी मैं ही काम कर रहा था, जब चौकीदार है तब भी मैं ही काम कर रहा था, और मैं कौन हूं, कैल्विन साइकिल हूं, और चौकीदार कौन है, वो एडिशनल अरेंजमेंट है जो C4 प्लांट में देखने मिलता है। क्लियर, चलिए देखिए, अब जब हम कैल्विन साइकिल की बात करते हैं तो कैल्विन साइकिल को बेटा समझने के लिए हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। कैल्विन साइकिल को समझने के लिए हम 3 बड़े हिस्सों में बांटते हैं। पहला हिस्सा होता है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इसमें होता है, वो होता है कार्बोक्सिलेशन। नंबर 1 पहला होता है कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन के, जहां पर CO2 जुड़ता है एक्सेप्टर मॉलिक्यूल से। दूसरा इसके बाद होता है रिडक्शन ऑफ CO2, ठीक है, मतलब शुगर का फॉर्मेशन, ठीक है, रिडक्शन, या हम बोलेंगे हम शुगर फॉर्मेशन, ठीक है। तीसरा, भाई जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल 5 कार्बन लेके आए थे उनका क्या करोगे, उनको रीजनरेट करना पड़ेगा, नहीं तो अगली बार बोलेगा मैं कि तुमने मेरे को पूरा कंज्यूम कर लिया, मैं नहीं आऊंगा, आपको छोड़ना पड़ेगा उसको, तभी तो प्रोसेस लगातार चलना पड़ेगा। तो रीजनरेशन ऑफ द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, ठीक है, रीजनरेशन ऑफ एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। तो 3 सबसे बड़े इवेंट घटते हैं। नंबर 1, जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है वो CO2 से जुड़ता है, कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं उसको। नंबर 2, कार्बोक्सिलेशन के बाद जो कंपाउंड बनता है उसको कई सारे मल्टीपल फेजेस में से गुजरता है वो, और फाइनली शुगर बनती है, और रिमेनिंग कंपाउंड जो होता है, एक शुगर मॉलिक्यूल बना और रिमेनिंग जो कंपाउंड होता है वो कन्वर्ट होता है वापस से एक्सेप्टर में कन्वर्ट होता है, तो रीजनरेशन होता है यहां पे, ठीक है। देखते हैं अब कैल्विन साइकिल में क्या अंदर और क्या बाहर, मतलब कैल्विन साइकिल में क्या आपने इस्तेमाल किया, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग गणित बिल्कुल साफ साफ रखिए, एकदम फोकस रहिए कि क्या। यदि आपको कैल्विन साइकिल ऑपरेट करना है तो व्हाट यू नीड 6 CO2 टू क्रिएट 1 शुगर मॉलिक्यूल। एक ग्लूकोज को बनाने के लिए 6 कार्बन CO2 चाहिए आपको, ठीक है। 18 ATP चाहिए, 18 ATP चाहिए आपको, और 12 NADPH चाहिए। अरे बिल्कुल ये डिमांड है, ये जो है हो गया कि भैया क्या इन्वेस्टमेंट है इसमें, यानी इन्वेस्टमेंट क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, और रिटर्न क्या मिलेगा हमें, ठीक है, क्या मिलेगा। तो देखिए
6 CO2 लगे आपके, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा उससे, 18 एटीपी कंज्यूम हुए, 12 NADPH को कंज्यूम करना पड़ा आपको, ठीक है। 18 ADP में कन्वर्ट हो गए, 12 NADPH जो है वो 12 NADP प्लस में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैं आपसे बोलता हूं, पूछता हूं, सिंपल सा क्वेश्चन करता हूं, उसका उत्तर जरूर कीजिएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा हूं, उसका उत्तर जरूर कीजिएगा कि इस इक्वेशन को देखने के बाद बताइए मेरे को कि एक CO2 को फिक्स करने के लिए, एक CO2 को कैल्विन साइकिल से फिक्स करने के लिए कितने ATP कंज्यूम होते हैं और कितने NADPH की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। हाउ मच ATP एंड हाउ मच NADPH रिक्वायर टू फिक्स वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 थ्रू द कैल्विन साइकिल से एक CO2 के मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए कितने ATP की और कितने NADPH की रिक्वायरमेंट होती है, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। क्लियर? चलिए डार्क रीजन पे आगे बात करते हैं। डार्क रीजन कहां होती है? स्टोमा में होती है, क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में होती है। लाइट से इंडिपेंडेंट होती है ये, मतलब डायरेक्ट सनलाइट की रिक्वायरमेंट इसको नहीं होती है, पर ये याद रखिए ये प्योरली एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है और ये फोटोकेमिकल रिएक्शन की तुलना में स्लो होती है, ठीक है। और इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन के उत्पादों पर ये निर्भर करती है। मतलब इसको ATP चाहिए, NADPH चाहिए, जो कि लाइट रिएक्शन से मिलेगा। दो पाथवे हम मेजरली जानते हैं, एक होता है कैल्विन साइकिल जिसको हम C3 साइकिल भी कहते हैं, और दूसरा होता है हैच एंड सिलेक्ट साइकिल जिसको हम C4 साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। दो तरह के पाथवे होते हैं। जब कैल्विन साइकिल की बात करते हैं तो याद रखिएगा कैल्विन साइकिल जो होता है इसमें कार्बन फिक्सेशन होता है कि लाइट से इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है। कार्बन CO2 को हम फिक्स करते हैं, CO2 को फिक्स करने का मतलब है कि CO2 को हम रिड्यूस्ड करते हैं इनटू दी शुगर, ठीक है। 80% प्लांट जो है अर्थ के वो C3 प्लांट कैटेगरी में आते हैं। मैंने आपसे कहा ना कि मोस्ट ऑफ द प्लांट जो है वो उनके अंदर पहला उत्पाद जो है कैल्विन साइकिल में जो बनता है वो 3 कार्बन वाला फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है। तो तकरीबन 80% प्लांट अर्थ के जो है वो C3 प्लांट कैटेगरी में आते हैं। और कैल्विन साइकिल के एंजाइम कहां पाए जाते हैं? स्टोमा के अंदर होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम जो होता है वो होता है रुबिस्को, रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये CO2 से भी क्रिया कर सकता है और O2 से भी क्रिया कर सकता है, ठीक है। ये ATP को यूज करते हैं कैल्विन साइकिल में, NADPH को यूज करते हैं, ये CO2 को यूज करता है। और कुल मिला के एक ग्लूकोज को बनाने के लिए आपको 6 CO2 को आपको जो है वो फिक्स करना पड़ेगा, तब जाके एक ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। याद रखिए कैल्विन साइकिल एक ग्लूकोज को बनाने के लिए 6 बार वो ऑपरेट होती है, कि 6 टाइम वो ऑपरेट होती है। और कुल 18 ATP और 12 NADPH जो है वो खर्च होते हैं। क्लियर? कुल 18 ATP और 12 NADPH जहां पर रिक्वायर होते हैं। क्लियर? ठीक, देखिए ना, ये हम देख रहे हैं मतलब थैलेकॉइड और ग्रेना जो कि साइट होते हैं लाइट, यहां पर लाइट रिएक्शन होता है और स्टोमा में क्या होता है? डार्क रिएक्शन होता है। तो जो एंजाइम होते हैं कैल्विन साइकिल के वो आपको स्टोमा के अंदर देखने मिलते हैं, ठीक है। देखिए यदि आप एक बिल्कुल केवल आउटलुक देख रहे हैं हम कैल्विन साइकिल, केवल हम बाहरी रूप देख रहे हैं अभी हम कि क्या होता है बेटा, कि अब आप बोलोगे सर आपने भी कहा कि एक ग्लूकोज को बनाने के लिए कैल्विन साइकिल 6 टाइम ऑपरेट होती है। क्यों नहीं बेटा? क्या एक CO2 से एक ग्लूकोज बन जाएगा? नहीं बनेगा ना, 6 कार्बन तो चाहिए ना बाहर से उसको बनाने के लिए। आप बोलोगे सर रुबिस्को RUB पे यदि आपने एक्सेप्टर मॉलिक्यूल को इस्तेमाल कर लिया तो एक्सेप्टर तो खत्म हो जाएगा, तो प्रोसेस नहीं आगे बढ़ पाएगा। तो एक्चुअली क्या होता है, जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है वो बस के समान है, CO2 को लेता है, छोड़ता है और वापस आगे बढ़ जाता है। तो एक बार में 6 CO2 की रिक्वायरमेंट होती है, पर असल में हम समझने के लिए एक सिंगल इक्वेशन में 6 CO2 को ले लेते हैं, पर असली में सेल के अंदर जो है एक ग्लूकोज को फिक्स करने के लिए कैल्विन साइकिल 6 टाइम ऑपरेट होता है, ठीक है। देखिए 6 CO2 हैं जिनको लिया हमने, ठीक है। और ये रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, जुड़ा इससे प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है ये कार्बोक्सिलेशन। ये प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस है कार्बोक्सिलेशन। ये कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है, ठीक। तो देखिए आप जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है वो क्या है? वो बेटा वो है RUBP, रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट है, 5 कार्बन वाला कीटो शुगर होता है के। ये 6 CO2 से जुड़ा तो एक अनस्टेबल कंपाउंड बना जो कि जिसे क्या बोला? इनेडियोल का। जिसको हमने क्या बोला? इसको अनस्टेबल कंपाउंड को हमने कहा था इनेडियोल कहा था इसको हमने, ठीक है। और ये दो हिस्सों में टूट गया तो 2 मॉलिक्यूल किसके बन गए?
फास्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बन गए। तो कुल आपने क्या किया था बेटा, कुल आपने जो है वो 6 मॉलिक्यूल लिए थे, ReBPP का आपने 6 मॉलिक्यूल लिए थे आपने CO2 के, तो कुल मिला के क्या हुआ 12 मॉलिक्यूल बन गए, फास्फोग्लिसरिक एसिड के 12 मॉलिक्यूल बन गए, है ना। फिर ये थ्रू ए सीरीज ऑफ रिएक्शन ये एक ग्लूकोज को प्रोड्यूस करेंगे, ये पूरा का पूरा जो रिएक्शन चल रहा है अंदर, ये है रिडक्शन ऑफ CO2, रिडक्शन इनटू शुगर के। अब 36 का देखो 6 कार्बन आए थे, सुनो ध्यान से बात को, एकदम अटेंटिव रहिए। 6 कार्बन आए थे CO2 से, एक CO2 में एक कार्बन है। 30 कार्बन आए थे एक्सेप्टर मॉलिक्यूल से। 30 कार्बन कैसे, एक एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जो है रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट 5 कार्बन शुगर है। 6 मॉलिक्यूल लिए थे हमने, 6 × 5 30 कार्बन आए थे शुगर से, है ना, रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट से। 6 कार्बन CO2 के, 30 कार्बन ये, 36 कार्बन टोटल हो गए थे। फास्फोग्लिसरिक एसिड कितना बना, 12 बना, है ना बेटा, 12 फास्फोग्लिसरिक एसिड मॉलिक्यूल बना। हर एक में 3 कार्बन है, 12 × 3 36 कार्बन हो गए। कार्बन का बजट याद रखिएगा, कार्बन का मैथमेटिक्स याद रखिएगा। फिर 12 मॉलिक्यूल जो फास्फोग्लिसरिक एसिड के बने थे, उनमें से 2 मॉलिक्यूल फास्फोग्लिसरिक एसिड के जो है वो शुगर में फिक्स हो गए, वो ग्लूकोज बनाया उन्होंने। रिमेनिंग 10 थ्रू ए सीरीज ऑफ रिएक्शन वापस से एक्सेप्टर को बनाएंगे वो। यदि वो नहीं बनाएंगे तो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाएगा, रुक जाएगा प्रोसेस एक बार के बाद में, ठीक है। देखिए तो क्या हो गया, उसे बोला हमने रीजनरेशन ऑफ एक्सेप्टर मॉलिक्यूल बोला, क्लियर, ठीक है। देखिए तो इसका मतलब ये है कि लगातार ये केल्विन साइकिल में लगातार ये प्रोसेस चल रही होती है। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने में 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड के मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं और रेस्ट 10 मॉलिक्यूल जो है वापस से एक्सेप्टर को वो रीजनरेट करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द केल्विन साइकिल फॉर, क्यों होती है केल्विन साइकिल? द केल्विन साइकिल इज बेसिकली वेयर द सेल मेक्स इट्स प्रोडक्ट, ठीक है। द प्रोडक्ट of the Kelvin cycle can be used to make not only sugar but proteins with the nitrogen from the soil and lipid के। याद रखिए पौधों के अंदर सबसे पहले ग्लूकोज ही बनता है और इसी ग्लूकोज को जो है आप अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप ग्लूकोज को शुगर के रूप में स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसलोकेट कर सकते हैं। ग्लूकोज को आप जो है वो क्या कर सकते हैं, उससे आप प्रोटीन बना सकते हैं, उससे आपको फैट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब बेसिक रॉ मेटेरियल पौधों में जो बनता है वो शुगर ही बनती है, ठीक है। उसे किसी फॉर्म में फिर कन्वर्ट कर सकते हैं। You could say that the purpose of Kelvin cycle is to use the product of light reaction ATP and NADPH to make the organic compound necessary for the synthesis of all molecule के। तो कुल मिलाकर केल्विन साइकिल का पर्पस ये होता है कि जो लाइट रिएक्शन के उत्पाद है ATP NADPH, उनकी मदद से ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया जाए जिससे कि पूरी की पूरी लाइफ आगे बढ़ सके और दूसरे मॉलिक्यूल जो है वो बन सके, क्लियर। इन द केल्विन साइकिल कार्बन एटम इन द फॉर्म ऑफ CO2 आर बॉन्डेड टुगेदर टू मेक द ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसे बोलते हैं CO2 को फिक्स करना। क्योंकि जो CO2 होता है वो होता है एटमॉस्फेरिक गैस के रूप में होता है, कि वो गैसियस फॉर्म में होता है। जो CO2 होता है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, वो गैसियस फॉर्म में होता है और इसको जब आप जो है फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करते हैं और फास्फोग्लिसरिक एसिड को आप बनाते हैं आप, तो ये क्या होता है, ये होता है फिक्स। ये वोलेटाइल मॉलिक्यूल, उड़ने वाला मॉलिक्यूल, गैसियस मॉलिक्यूल नहीं है, तो हम बोलते हैं CO2 फिक्स हो गया है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में, ठीक है। 3 स्टेप केल्विन साइकिल में होते हैं बेटा, में जो स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में देखने मिलते हैं। और ये 3 स्टेप क्या होते हैं मैंने आपको पहले भी कहा। नंबर 1 पहला स्टेप होता है कार्बन का फिक्सेशन, और इस पहले स्टेप को बोलते हैं हम कार्बोक्सिलेशन, इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन, स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप नंबर 2 होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और द इनिशियल कंपाउंड इनटू द शुगर, ठीक है। तो दूसरा क्या होता है, सेकंड स्टेप होता है रिडक्शन इनटू द शुगर, ठीक है। और दूसरा नॉट तीसरा, दूसरा स्टेप होता है रिडक्शन इनटू द शुगर, दूसरा स्टेप होता है रिडक्शन इनटू द शुगर के। और तीसरा स्टेप क्या होता है, रीजनरेशन ऑफ द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, है ना बेटा, क्लियर, साथ में याद करते चल रहे हैं ना आप। तो 3 चीजें घटती है, CO2 जुड़ा कार्बोक्सिलेशन, CO2 आगे मल्टीपल फेज से ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ रिडक्शन, और रिमेनिंग कंपाउंड जो है वापस से उसने एक्सेप्टर को बनाया वो रीजनरेशन ऑफ द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो कुल मिला के देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहा है कि
जो है सबसे पहले रुबिस्को एंजाइम की हेल्प से CO2 जुड़ा रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट से, कार्बोक्सिलेशन बोला हमने, फास्फोग्लिसिक एसिड बना यहाँ पे, फिर फास्फोग्लिसिक एसिड में हमने ATP NADPH, थोड़ा डार्क कलर का हो गया ये, यहाँ लिखा हुआ, ये लिखा है ATP और ये लिखा हुआ है NADPH, ठीक है, इनका इस्तेमाल किया हमने और हमने अब देखो रिडक्शन क्यों बोला इसको हमने, क्योंकि जो NADPH आया था उसने अपने हाइड्रोजन जो है वो फास्फोग्लिसिक एसिड वाले कंपाउंड में छोड़ दिए उसने, मतलब वो हाइड्रोजन को जोड़ा यहाँ पे तब तो शुगर बना, तो इसको हमने रिडक्शन बोला, इसको हमने क्लियर, फिर शुगर बन गया यहाँ पे और रिमेनिंग कंपाउंड जो थे उसने रीजनरेशन किया किसका, वापस से एक्सेप्टर मॉलिक्यूल का। तो स्टेप नंबर 1 कार्बोक्सिलेशन, स्टेप नंबर 2 रिडक्शन और स्टेप नंबर 3 रीजनरेशन, क्लियर, ठीक है। दिस इज द स्टेप नंबर 1 के। स्टेप नंबर 1 में जो एंजाइम काम आता है वो है रुबिस्को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के। स्टेप नंबर 1 में CO2 का फ्रिक्शन होता है और जो एंजाइम यहां पे काम करता है वो रुबिस्को एंजाइम होता है और इसे काम करने के लिए मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है कि इट वर्क्स इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन, उसका एक्टिवेटर होता है वो रुबिस्को का, ठीक है, क्लियर। देखिए दिस इज द फर्स्ट स्टेप, रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट के में जो है क्या होता है, 2 फॉस्फेट होता है इसके पास में, 5 कार्बन कंपाउंड होता है, CO2 से जुड़ता है और रुबिस्को यहाँ पर एंजाइम होता है और मैग्नीशियम आयन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, याद रखिए के। और क्या बनता है इससे, 3 फास्फोग्लिसिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, 3 फास्फोग्लिसिक एसिड के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। The CO2 diffuses from the stoma into the stoma from the surrounding cytosol, and ये CO2 कहाँ आती है बेटा, ये क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है, जो स्टोमा तक पहुंचती है और क्या होता है बेटा, ये एन एंजाइम, यहाँ पे एक एंजाइम होता है जो क्या होता है, रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजन एंजाइम होता है, रुबिस्को एंजाइम होता है, वो 5 कार्बन शुगर RUBP से इसको CO2 को जोड़ता है, ठीक है। और पहला जो प्रोडक्ट बनता है वो 6 कार्बन का एक अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है जो झट से फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, जो कि होता है फास्फोग्लिसिक एसिड होता है, क्लियर, ठीक है। तो कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या हो गया, CO2 को जब भी आप किसी कंपाउंड से जोड़ोगे बेटा उसे बोलोगे कार्बोक्सिलेशन। कैल्विन साइकिल में जो CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है वो एक 5 कार्बन वाला फास्फोराइलेटेड शुगर है, नाम उसका है रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट RUBP। ये CO2 से जुड़ता है और ये प्रक्रिया एंजाइम रुबिस्को की हेल्प से होती है। रुबिस्को का फुल फॉर्म है रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। देखो जब ऐसा लिखेंगे आप इसको तो बोलेंगे क्या, रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। और जब आप इसको ऐसा लिखेंगे तो बोलेंगे रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। O छोटा है तो कार्बोक्सिलेज केवल के, और O यदि बड़ा है तो कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये मेन एंजाइम होता है कैल्विन साइकिल का, जिसको अपनी एक्टिविटी के लिए मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है, क्लियर, क्लियर। देखिए 6 मॉलिक्यूल रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट के, 6 CO2 जुड़ा इससे बेटा, रुबिस्को एंजाइम यहाँ पे 6 वाटर मॉलिक्यूल भी इस्तेमाल किया था यहाँ पे, और इससे इनेडियल बना जो अनस्टेबल कंपाउंड था, फाइनली वो 3 फास्फोग्लिसिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, विच इज दी फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, दिस इज दी फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, ठीक है बेटा, क्लियर, समझ में आ रहा है ना, बोर तो नहीं लग रहा, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या, अब देखो भाई ऐसा है 3 फास्फोग्लिसिक एसिड के मॉलिक्यूल बन चुके हैं, अब इन मॉलिक्यूल में आपको NADPH से लाया हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा, तो रिडक्शन होगा यहाँ पे, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बनेगा, और ग्लिसरल्डिहाइड जो होता है वो फाइनली जो है शुगर में कन्वर्ट होगा थ्रू ए स्टेप ऑफ रिएक्शन के। तो सेकंड स्टेप होता है रिडक्शन। फास्फोग्लिसिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू द अनदर 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जिसे बोलते हैं फास्फोग्लिसरल्डिहाइड कहते हैं, और ये 2 स्टेप वाली प्रक्रिया होती है। सबसे पहले एक ATP मॉलिक्यूल आता है जो फास्फोग्लिसिक एसिड में एक फास्फेट को और ऐड करता है और ये बन जाता है 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसिक एसिड बन जाता है। के दूसरी स्टेप में क्या होता है, एक NADPH आता है और जो फास्फोग्लिसिक एसिड से जुड़ता है और अपने प्रोटॉन को इसमें ऐड करता है के, तो कुल मिला के फास्फोग्लिसिक एसिड जो होता है वो फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, किसमें, फास्फोग्लिसिक एसिड फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। देखिए मतलब ये है कि जो लाइट रिएक्शन में आपके पास क्या हुआ बेटा, आपके पास लाइट रिएक्शन से क्या बना था, ATP बना था, NADPH बना था, है ना, ठीक है,
तो अभी आपने क्या किया, आपने आपके पास 12 मॉलिक्यूल थे फास्फोग्लिसरिक एसिड के, इनको आपने कन्वर्ट किया 12 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में आपने कन्वर्ट किया। ठीक है, यहां पर आपको 12 एटीपी खर्च करने पड़ेंगे और 12 एनएडीपीएच खर्च करना पड़ेगा, तब जाके ये 12 मॉलिक्यूल फास्फोग्लिसरल्डिहाइड का फास्फोग्लिसरिक एसिड का फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, during carboxylation the first stable product is formed which is a 3 phosphoglyceric acid। तो अब क्या होता है, ये जो 12 मॉलिक्यूल 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड के होते हैं, ये 12 एटीपी खर्च करते हैं और कन्वर्ट आते हैं 1,3 बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड में। मैंने पूरा कैल्विन साइकिल जो है ब्रेक करके पढ़ा रहा हूं आपको, तो वो क्योंकि एनसीईआरटी में साफ साफ नहीं दे रखा है तो आप समझ नहीं पाएंगे उसमें, इसलिए मैं आपको एकदम फाइन सेगमेंट करके बता रहा हूं आपको। क्या हुआ बेटा, जो 12 फास्फोग्लिसरिक एसिड के मॉलिक्यूल बने हुए हैं उनमें उन्होंने 12 एटीपी को कंज्यूम किया, एटीपी अपना एक फॉस्फेट इसके अंदर ऐड कर देगा, ये बन जाएगा 1,3 बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, 12 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड बन गए यहां पे। ठीक है, क्या हुआ, जो फास्फोग्लिसरिक एसिड था इसके 12 मॉलिक्यूल थे, इसके 12 मॉलिक्यूल थे, इसमें हमने 12 एटीपी खर्च किए जो 12 एडीपी में कन्वर्ट हो गए। क्या बन गया, बन गया यहां पे फास्फोग्लिसरल जो 13 बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड बन गया यहां पे। ठीक है, दिस रिएक्शन इज कैटलाइज बाय द एंजाइम फास्फोग्लिसरोकाइनेज। यहां पर जो एंजाइम काम करता है उसका नाम है फास्फोग्लिसरोकाइनेज। पहले एम्स के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब नीट में पता नहीं कि जो है किस लेवल का पेपर देंगे, अभी तक जो है मालूम नहीं है हमें इस बात का, क्योंकि देखिए पहले का पेपर तो उतना टफ नहीं हुआ करता था, परंतु अभी एम्स जिपमर सबके जुड़ने के कारण हो सकता है पेपर का लेवल थोड़ा सा वो बढ़ा दे, इसलिए प्लीज अपनी तैयारी में कोई हमें कमी नहीं रखनी बेटा। ठीक है, पेपर सरल आएगा फोड़ के आएंगे यार, कठिन आएगा तो हम कर तब भी हम करके आएंगे, है ना। ठीक है, तो जो यहां पर एंजाइम काम करता है उसका नाम है फास्फोग्लिसरोकाइनेज के। फिर जो 12 मॉलिक्यूल होते हैं 1,3,5 फास्फोग्लिसरिक एसिड के, ये 12 एनएडीपीएच को कंज्यूम करते हैं और ये 12 मॉलिक्यूल 3 फास्फोग्लिसराइड का बनाते हैं। यानी अब क्या होता है कि 3 फास्फोग्लिसराइड के 12 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। क्लियर, कैसे होता देखते हैं। जो 12 मॉलिक्यूल जो बनते हैं बेटा 3 फास्फोग्लिसराइड के, उसमें से 2 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हेक्सोस शुगर को बनाते हैं, और ये इंटायर पाथवे जो होती है वो ग्लाइकोलिसिस के ठीक अपोजिट होती है। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज टूटता है, यहाँ पे ग्लूकोज बन रहा होता है। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज टूटता है और फास्फोग्लिसराइड में टूट जाता है। यहाँ पर फास्फोग्लिसराइड से हम वापस से ग्लूकोज को क्रिएट कर रहे होते हैं, अपोजिट पाथवे होती है, इसे हम रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलिटिक पाथवे भी कहते हैं। हेक्सोस शुगर जो होते हैं एंड प्रोडक्ट होते हैं, फोटोसिंथेसिस के सबसे आखिरी प्रोडक्ट होते हैं वो। ठीक, इनको हम स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, और पहला विजिबल प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस में जो हमको दिखाई पड़ता है वो होता है स्टार्च। ग्लूकोज को हम बनते हुए नहीं देख पाते हैं, लेकिन स्टार्च को हम इकट्ठा होते हुए देख पाते हैं। ठीक है, देखिए समझिए बात। ओके, 3 आपने क्या बनाया था, आपने जब कार्बोक्सिलेशन किया CO2 को फिक्स किया तो क्या बना बेटा 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड के 12 मॉलिक्यूल बने थे, 3 कार्बन वाले थे। ठीक है, फिर आपने इसमें अब देखते हैं एनिमेशन साथ में बेटा नोट करते आना ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, है ना। 12 एटीपी खर्च किए हमने, क्या बन गया, ये एंजाइम था यहाँ पे फास्फोग्लिसरोकाइनेज। क्या बन गया 1,3 बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड के 12 मॉलिक्यूल बन गए, है ना बेटा। एकदम समझ में आया ना कि शुरुआती स्टेप, देखो पूरा कैल्विन साइकिल याद नहीं कर सकते हमें इसके कुछ इंपॉर्टेंट हिस्से यहां से एग्जाम में क्वेश्चन करता है वो याद रखने चाहिए हमको। ठीक है, फिर जो 1,3 बाई फास्फोग्लिसराइड के 12 मॉलिक्यूल थे, इन्होंने 12 एनएडीपीएच को इस्तेमाल किया यहाँ पे। तो यहाँ पर जो 12 वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ पे लिया गया और डीहाइड्रोजन एंजाइम ने क्या किया, एक फॉस्फेट निकाल के बाहर कर दिया। मतलब एक फॉस्फेट पहले जोड़ा था इसमें हमने, अब उसको कम कर दिया निकाल के हमने। ठीक है, और 12 NADPH2 यहां पर इस्तेमाल किए गए जो 12 NADP प्लस में कन्वर्ट हो गए, और इसके बाद क्या बन गया, इसके बाद 3 फास्फोग्लिसराइड बन गया। और ये इसी मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल 12 मॉलिक्यूल बन गए 3 फास्फोग्लिसराइड के, इसमें से 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज को बनाएंगे और रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल जो है 10 मॉलिक्यूल वापस से CO2 एक्सेप्टर रिवोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट को रीजनरेट करेंगे। ठीक है, दिस इज मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप के इसके, क्योंकि देखिए जो आपने लाइट रिएक्शन के उत्पाद बनाए थे वो कहां इस्तेमाल हो रहे हैं,
कहां उनको यूज कर रहे हैं ये तो पता होना चाहिए हमको। हमने क्या किया, हमने 12 ATP 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड जो कि कार्बोक्सिलेशन के बाद बनने वाला पहला स्टेबल प्रोडक्ट था, उसमें हमने 12 ATP खर्च किए। एंजाइम वहां पर प्रेजेंट था फास्फोग्लिसरोकाइनेज, और हमने 1,3 बाइफास्फोग्लिसरिक एसिड को बनाया। फिर हमने 12 NADP इसमें ऐड किया, हमने 12 मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल यूज किए, तो 12 फास्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिए हमने। 12 NADPH टू 12 NADP प्लस में कन्वर्ट हो गया, और हमको क्या मिल गया, 3 फास्फोग्लिसराइड के 12 मॉलिक्यूल मिल गए। और 12 में से 2 मॉलिक्यूल शुगर को बनाएंगे, हेक्सो शुगर को बनाएंगे, और 10 मॉलिक्यूल रीजनरेशन करेंगे एक्सेप्टर मॉलिक्यूल का। ठीक है, स्टेप नंबर 3 क्या होता है, रीजनरेशन ऑफ द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। ठीक है, देखिए इन स्टेप 3 सम ऑफ द फास्फोग्लिसराइड आर रिसाइकल्ड। देखिए कितने, 10 आउट ऑफ 12। ठीक है, और जो दो मॉलिक्यूल थे वो ग्लूकोज बनाने में इस्तेमाल हो गए थे, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल में 6 कार्बन थे और 6 CO2 से लिया था हमने, तब 6 कार्बन बाहर से लेके हमने शुगर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, वो क्या करेगा, वो वापस से एक्सेप्टर मॉलिक्यूल को बनाएगा। सब ऑफ द फास्फोग्लिसराइड जो है वो उनको लेके हमने क्या किया, उनको हमने शुगर बना दिया। मतलब 2 आउट ऑफ 12 वो शुगर बनाने में इस्तेमाल कर दिए। मतलब एक बार केल्विन साइकिल को आपने जब जो है 6 CO2 को आपने इस्तेमाल किया यहाँ पे केल्विन साइकिल में, तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो 12 मॉलिक्यूल फास्फोग्लिसराइड के थे उसमें से 10 को आपने रिसाइकलिंग में लगा दिया आपने, ताकि एक्सेप्टर मॉलिक्यूल दोबारा बन सके, और 2 मॉलिक्यूल को आपने जो है वो शुगर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, देखिए अब फाइनली आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने शुरू में ही बताया था मैथमेटिक्स, आपने कहा था कि देखो भैया एक केल्विन साइकिल को से केल्विन साइकिल से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए मैंने आपसे कहा था 18 ATP खर्च होते हैं और 12 NADPH2 खर्च होते हैं। याद है आपको, कहा था मैंने आपसे। तो ये 12 NADPH2 का हिसाब तो समझ में आया हमको, कहां खर्च किए समझ में आया हमको। और 18 में से जो 12 ATP हैं वो कहां खर्च हुए ये भी आप समझ गए हो। मतलब 6 ATP के बारे में बात करेंगे, बचे 6 ATP कहां खर्च होते हैं। एक्चुअली में जब आप क्या करते हैं, जब आप रीजनरेशन ऑफ एक्सेप्टर मॉलिक्यूल करते हैं, तो आसानी से कई बार कन्वर्ट होने पर रिबुलोज 5 फॉस्फेट शुगर बन जाता है। ये बन गया। अब इसको आपको एक्चुअल एक्सेप्टर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है, और एक्चुअल एक्सेप्टर मॉलिक्यूल क्या है, रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। ठीक है, तो इसमें आपको ATP खर्च करना पड़ता है। तो यहां पर एंजाइम होता है फास्फोरिबुलोकाइनेज। ठीक है, और फिर फाइनली CO2 एक्सेप्टर बन पाता है। तो कुल कितने ATP खर्च हो गए आपके, 12 + 6 18 ATP आपको खर्च करने पड़े एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। क्लियर? ठीक है, चलिए अब आप बोलोगे सर ये क्या है, ये इतना खतरनाक क्या है। ये है एक्चुअल केल्विन साइकिल, जो हमें बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में नहीं आएगा ऐसा। एग्जाम में कैसा आएगा वो मैं आपको बता चुका हूं। एग्जाम में किन हिस्सों पे क्वेश्चन आएगा वो बता चुका हूं। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब केल्विन साइकिल में 3 कार्बन शुगर बनता है, 4 कार्बन शुगर इरिथ्रोज बनता है, 5 कार्बन शुगर रिबुलोज बनता है, ज़ाइलोज बनता है, अरेबिनोज भी बनता है, फिर 6 कार्बन शुगर फ्रक्टोज ग्लूकोज बनता है, 7 कार्बन शुगर सीडोहेप्टलोज भी बनता है इसमें। तो इसमें तो कई सारे इंटरमीडिएट बनते हैं, वो सारे याद करने की रटने की होती है। तो एक्चुअल केल्विन साइकिल आप देख रहे हो स्क्रीन पर, यही है जिसको हमें बिल्कुल भी रटना नहीं है। ठीक है, देयर इज नो नीड, कोई जरूरत नहीं रट्टाफिकेशन की। जो मैंने टुकड़े तोड़ दिए ना इसके कि कौन कौन से स्टेप इंपॉर्टेंट थे, वो हमने जो नोट किए थे वही इंपॉर्टेंट स्टेप पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कहां ATP खर्च हुआ, कहां NADPH खर्च हुआ, और क्या परिवर्तन यहां पे हुए। ठीक है, क्लियर? देखिए दिस इज दी, अब आपका मन कर रहा है तो कर लो याद भैया, कौन रोक सकता है किसी को, है ना। जिसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है आदमी, उसे कैसे रोक सकता है। लेकिन मैंने कहा ना आपसे कि हम इसमें से दूध में से मलाई निकालते ना, हमने क्रीम निकाल लिया इसमें, जो एग्जाम का कोर कंटेंट था वो निकाल के हमने पढ़ लिया यहां पे हमने। ठीक है ना। सो व्हाट जस्ट हैपेंड, तो क्या देखा हमने यहां पे, every turn of carbon cycle add one more carbon into the cycle, so every 3 turn makes a new 3 कार्बन फास्फोग्लिसराइड मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये है कि एक ग्लूकोज को बनाने के लिए केल्विन साइकिल को आपको 6 टाइम ऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब बनता है उसमें 18 ATP 12 NADPH हमें खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है, और एक्चुअली में क्या होता है, जो फास्फोग्लिसराइड बनता है उसके 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज को बनाते हैं, कुछ फास्फोग्लिसराइड से हम लिपिड भी बना सकते हैं। तो कुल मिला के केल्विन साइकिल से कई सारे दूसरी बायोसिंथेटिक पाथवे को भी फ्यूल मिलता है। केल्विन साइकिल दूसरी बायोसिंथेटिक पाथवे को भी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। ठीक है, हैंस फॉर एवरी CO2 मॉलिक्यूल, एक CO2 मॉलिक्यूल के लिए आपको 3 ATP और 2 NADPH खर्च करने पड़ते हैं, क्योंकि 6 CO2 से एक ग्लूकोज बनाया, 18 ATP 12 NADPH खर्च किए, तो एक CO2 के लिए कितना होगा, 3 ATP और 2 NADPH। जो मैंने आपसे पूछा था उसका उत्तर ये है। ठीक है,
This is probably to meet the difference in the number of ATP and NADPH used in dark oxidation. The cyclic phosphorylation takes place. अब क्या होता है बेटा, क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि मोर एटीपी रिक्वायर्ड, कई बार क्या होता है कि कई एटीपी की रिक्वायरमेंट और भी कई बायोसिंथेटिक पाथवे को होती है प्लांट्स के अंदर। तो अब यहां पर चूंकि जो लाइट रिएक्शन में जो एटीपी बन रहे थे वो एटीपी कैसे नॉन साइकिल, मेरी बात सुनिए ध्यान के, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एक एटीपी बन रहा था और 2 एनएडीपीएच बन रहे थे, याद आया? मतलब एटीपी कम बन रहे थे वहां पर, तो रेस्ट ऑफ द एटीपी आएंगे कहां से? तो उसके लिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन ऑपरेट होता है कहां पर बेटा? स्ट्रोमा थैलेकॉइड में। जो फ्रैक्ट चैनल होते हैं ना उसमें पिगमेंट सिस्टम सेकंड नहीं होता, उसमें केवल पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट होता है। मैंने आपको बताया था, मैंने आपसे कहा था दो ग्रेना को जोड़ने वाला जो स्ट्रोमा थैलेकॉइड होता है, इंटरग्रेनल लैमेली होता है, फ्रैक्ट चैनल होता है, उसमें केवल पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट होता है, जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन करता है और एटीपी को प्रोवाइड करता है। तो जो एटीपी का जो डिफरेंस आ रहा है ना उसको वो पूरा करता है, यही बात लिखी है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर? तो मतलब साइक्लिक फॉस्फोरेशन भी चल रहा होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आप पूरा इक्वेशन, कैल्विन साइकिल को आप एक इक्वेशन में शो करेंगे। कैल्विन साइकिल को पूरा हम कैल्विन वेंसन साइकिल भी कहते हैं। इसको पूरे एक इक्वेशन में शो करेंगे तो क्या होगा? 6CO2 प्लस 18 ATP 12 H2O 12 NADPH प्लस 12 हाइड्रोजन आयन, ठीक है। इससे एक ग्लूकोज बना, 18 फॉस्फेट निकले 18 ADP बने, 12 NADP प्लस बना के एक इक्वेशन में शो करेंगे तो ये होगा। और यदि हम देखें इसमें कितने इंटरमीडिएट इसमें बनते हैं तो देखो 3PG मतलब 3 फॉस्फोग्लिसराइड है, G3P ग्लिसराइड 3 फॉस्फेट है, DHAP डाई हाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट है, FDP फ्रुक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट है, F6P फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, G6P ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, E4P इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट है, 4 कार्बन शुगर होता है, याद रखिएगा ये, ठीक है। ज़ैलिडोज 5 फॉस्फेट 5 कार्बन शुगर होता है, सीडोहेप्टलोज 1,7 बाई डाई फॉस्फेट 7 कार्बन शुगर होता है, सीडोहेप्टलोज 7 फॉस्फेट 7 कार्बन शुगर होता है, राइबोज 5 फॉस्फेट 5 कार्बन शुगर होता है, रिबुलोज 5 फॉस्फेट 5 कार्बन शुगर होता है, रिबुलोज 1,5 बाई फॉस्फेट 5 कार्बन शुगर होता है। अब ये सब बनते हैं इस कैल्विन साइकिल के दौरान कि ये इंटरमीडिएट्स होते हैं इसमें, ठीक है, क्लियर? अब नेक्स्ट कि एंजाइम रूबिस्को के बारे में हमने इतना सारा बात किया, कैसा होता है रूबिस्को एंजाइम, क्या काम करता है रूबिस्को एंजाइम के। तो एक काम करेंगे हम के नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे रूबिस्को एंजाइम के बारे में, क्योंकि एग्जामिनर इस पर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और ब्रीफली हम आप पढ़ लेना अच्छे से बेटा, ब्रीफली मैं आपसे कैल्विन साइकिल को रिकॉल भी करेंगे और मैं आपसे क्वेश्चन भी करूंगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए बेटा, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.